महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत अहम खबर से करते हैं। पशुपालकों को, प्रदेश के पशुपालकों को भजनलाल सरकार ने आज बड़ी सौगात दी है। जयपुर में ओटीएस निवास से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 536 वेटरनरी मोबाइल वैन को रवाना किया है और इससे अब घर बैठे ही पशुपालकों को मदद मिलेगी और पशुओं का इलाज हो सकेगा। 1962 यानी 1962 ये हेल्पलाइन नंबर है, इसको नोट करके रख लीजिए और इस पर कॉल करने से ये वैन अपने काम के लिए या पशुपालक जो हैं वो अपनी सुविधा इसको उपलब्ध कराने के लिए मंगा सकते हैं 1962 पर कॉल करके। और राज्य स्तरीय कॉल सेंटर पर पशु चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। वेटरनरी मोबाइल वैन योजना से पशु चिकित्सा क्षेत्र में करीब 1600 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो पशुपालकों को, प्रदेश के पशुपालकों को भजनलाल सरकार ने आज बड़ी सौगात दी है। आज विधिवत तौर पर जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 536 वेटरनरी मोबाइल वैन को रवाना किया। ये देखिए, वैन को रवाना करते हुए हरी झंडी दिखाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से। और अब पशुओं का इलाज इन वैन के अंदर मौजूद सुविधाओं के जरिए हो सकेगा। करना क्या है पशुपालकों को, 1962 यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर 1962 पर कॉल करके इस वैन को मंगाया जा सकता है, इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। और राज्य स्तरीय कॉल सेंटर पर पशु चिकित्सा विशेषज्ञ आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे जो पशुपालक हैं। वेटनरी मोबाइल वैन योजना से अब पशु चिकित्सा क्षेत्र में यह भी फायदा होगा कि करीब करीब 1600 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है और 21 वाहनों का आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। पूरे राजस्थान में पशुपालकों को अपने पशु और गौशाला में गायों के इलाज के लिए ज़्यादा तकलीफें होती थी और इस दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूरा का पूरा पैसा 100% पैसा भारत सरकार ने दिया। और उस संबंध में हमने ये मोबाइल यूनिट राजस्थान में 536 मोबाइल यूनिट जारी की है और 5,36,000 हमारे राजस्थान में पशु है। 1 लाख पशुओं के ऊपर एक मोबाइल यूनिट हम देंगे। 5 करोड़ 36 लाख पशु है और 1 लाख पशु के ऊपर एक मोबाइल यूनिट हम दे रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में 536 ये मोबाइल यूनिट होगी। अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं और अलवर के बड़ौदा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। ईआरसीपी पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज यहां दौरे पर अलवर में आने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अलवर में बड़ौदा में पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में मंत्री और बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां बीजेपी नेता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। अलवर के बड़ौदा मेव का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और आज ईआरसीपी को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में ईआरसीपी को लेकर समझौता हुआ है और अब इससे आगे आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा, उसी को लेकर अपनी बातों को इस जनसभा में रखेंगे। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने के बाद मरीज सचिन की मौत के मामले में कार्रवाई के विरोध में आज रेजिडेंस चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और दोषी डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर पर कार्रवाई का विरोध जताया। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही उनको एपीओ किया गया है, लेकिन इसके विरोध में आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने इसके विरोध में कार्य बहिष्कार किया।
और हमारे जो रेजिडेंट साथी जो निर्दोष थे उनके बारे में हमने हमारी बात रखी, उन्होंने भी हमारी बात रखी और सचिवालय स्तर पे मैडम से और जॉइंट सेक्रेटरी सर से बात करी है। अभी हम उन्होंने बुलाया है तो अभी हम उनसे मिलके और हमारे निर्दोष साथियों के जो भी मैटर में जो बात है वो हम रखते हैं और आगे की रणनीति जैसे भी जिस भी स्तर पर हमारे निर्दोष साथियों के अगर ये ऑर्डर रिवर्ट होने के या ऑर्डर बदलने के अगर नहीं सरकार मानती है तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक हमारा जारी रहेगा और अभी 2 घंटे का प्रोटेस्ट हमारा जारी है। कोटा के कोटड़ी से खबर है जहां पर परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की जान चली गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत दवा और इंजेक्शन देने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ गुमानपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया है कि राधा यानी जो मरीज थी उनको खांसी और जुकाम के चलते निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें दवा और इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद दूसरे अस्पताल में उनको ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया, यानी परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने गलत दवा देने के साथ ही गलत इंजेक्शन भी लगा दिया, जिससे मरीज राधा की मौत हो गई। खांसी जुकाम हो रही थी मेरी चाची को और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। डॉक्टर के पास ले गए, 15 मिनट बाद फ़ोन आया कि बेटा तेरी चाची की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। जाके देखा तो मैंने बोतल चल रही थी उनके। बोतल चलने के मेरे सामने एक इंजेक्शन लगाया जाते ही एक इंजेक्शन लगाया, फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। फिर डॉक्टर 50 आवाज़ दी, एक बार भी नहीं आया। फिर 1-2 गाली दी, जब जाके आया आते फिर एक और इंजेक्शन लगाया और ज़्यादा जाग आ गई। फिर कह दी कि बड़े अस्पताल ले जाओ। फिर हम जो भारत विकास में लाए, भारत विकास में देखे फिर MBS के कह दी, MBS में लाए थे सर हम। ये डॉक्टर की लापरवाही है और कुछ भी नहीं। पाली के सदर थाना इलाके के सोनाई मांझी गांव से भी जयपुर जैसी घटना सामने आई है। यहां 2 लुटेरों ने बैंक का ATM लूटने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। दोनों लुटेरे गैस कटर लेकर ATM में घुसे थे। ये तस्वीरें CCTV में कैद हो चुकी हैं। अब देखिए किस शातिराना अंदाज में ये ATM में घुसे थे। मुंह पर बाकायदा कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि पहचान छिपी रह सके। ATM के अंदर घुसते ही दोनों ने बड़ी चालाकी से CCTV कैमरे में स्प्रे पेंट कर दिया। अब इसका मकसद यही कि CCTV से कुछ भी दिखना बंद हो जाए, ये वजह थी और इनकी पहचान छुपी रहे। हालांकि ATM का सायरन बजते ही दोनों खड़े हुए, यानी जब कुछ संदिग्ध गतिविधि होती है, कुछ ATM के साथ कांटछांट होती है, तो ATM का सायरन अचानक बज गया और फिर दोनों चोर एक गाड़ी से वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे और फिर वो वहां से भाग गए, अपना काम पूरा नहीं कर पाए। फिलहाल सूचना के बाद CCTV के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खैरथल से खबर है जहां पर झाड़का गांव में डबल सुसाइड का दोहरी आत्महत्या का मामला सामने आया। यहां पति और पत्नी 2 जनों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। कल शाम दोनों खेत में पानी की लाइन को बदलने के लिए गए थे और वहीं पर इन्होंने जहर खा लिया। इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो दोनों खेत में अचेत मिले। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों मर्द पानी के लिए देने के लिए गए थे, फवारा बदलने के लिए पानी देने के लिए। ये शाम को पहुंचे नहीं। फिर इनकी पुत्र वधू ने उसके भाई को बताया, चाचा वो मम्मी पापा नहीं आए। फिर उन्होंने वहाँ ढूंढे, उसके गाड़ा में सोते होंगे, नौरा वहाँ भी नहीं मिले। फिर ये खेत में गया तो वहाँ पर दोनों ये अंदर बैठे। और अब यह खबर कोटा से, जहां पर सरकारी स्कूल में धर्मांतरण के मामले में निलंबित शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, चौंकाने वाली खबर सामने आई है। निलंबित किए गए शिक्षकों पर PFI से जुड़े होने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। PFI और पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े होने के इन पर आरोप लगे और उसके बाद अब कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने वाले 2 टीचरों को निलंबित कर दिया था। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने
एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाने और धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। ये गंभीर विषय था ही, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का करना कि एक हिंदू छात्रा के आगे धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिख देना, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। और फिर धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, जबरदस्ती नमाज पढ़ाना, लव जिहाद का षड्यंत्र रचना, ये सब गंभीर विषय है। मैं इससे व्यथित हूं, बहुत परेशान भी हूं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बहुत कष्ट हुआ ये सब सुन करके, देख करके। जांच रिपोर्ट ने भी इस बात को माना है, पुष्ट किया है कि षड्यंत्र जानबूझ करके रचा गया और किया है। मैंने अविलंब बहुत सख्त कार्रवाई की है और षड्यंत्रकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और अब कठोर कार्रवाई करूंगा आगे। और इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की थी, आपने सुना। लेकिन अब अगली खबर का ये रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव में वापसी की कवायद तेज कर दी है। पिछले 2 चुनाव में खाता ना खोल पाने वाली कांग्रेस इस बार सभी सीटों पर, यानी 25 की 25 सीटों पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी ठोकना चाहती है। और इसके लिए इस बार पार्टी के प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया गया है। पैनल में किस किस का नाम है, इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस का पैनल तैयार, जल्द खत्म होगा इंतजार। किसका किसका नाम, किसको मिलेगी कमान, किस लोकसभा सीट से किसका दावा होगा मजबूत। 27-28 फरवरी को प्रत्याशियों का हो जाएगा ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए हाल ही में कांग्रेस ने 25 सीटों के लिए 25 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए थे। 200 से ज्यादा नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी जताते हुए आवेदन भी किए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कोऑर्डिनेटरों ने आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श करने के बाद मजबूत प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से तैयार किए गए इस पैनल पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और फिर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा की कुल 25 सीटों में से कई सीटों पर कांग्रेस ने 3-3 नेताओं का नाम शामिल किया है, तो वहीं जयपुर सीट से कांग्रेस ने 4 नेताओं का नाम तय किया है। वहीं एक सीट पर एक ही प्रत्याशी का नाम भेजा गया है। वहीं उस सीट पर समझौते की भी बात सामने आ रही है। कांग्रेस ने जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर महेश जोशी, रफीक खान, स्वर्णिम चतुर्वेदी के नामों को पैनल में शामिल किया है, तो जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव, जसवंत गुजर, अनिल चोपड़ा का नाम तय किया है। वहीं कोटा से अशोक चांदना, शांति धारीवाल और राम नारायण मीणा संभावित दावेदारी कर रहे हैं। दौसा सीट की बात करें तो मुरारी लाल मीणा, कमल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा का नाम भेजा गया है, तो वहीं जालौर सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और रतन देवासी संभावित दावेदारी कर रहे हैं।
दिल्ली में बैठक होने के बाद नाम जारी हो जाएंगे, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि वो जातिगत समीकरण में भी फिट बैठ रहा हो। कई चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी सांसद रह चुके हैं और उन्हें भी मौका दिया जाने की तैयारी है। चूरू लोकसभा सीट से राम सिंह कसवा, कृष्णा पूनिया और नरेंद्र बुढ़ानिया का नाम भेजा है, तो जोधपुर सीट से मानवेंद्र सिंह जसोल और महेंद्र बिश्नोई का नाम तय किया गया है। अजमेर सीट से विकास चौधरी, रामचंद्र चौधरी, रामनिवास गावड़िया दावेदारी कर रहे हैं, तो भरतपुर से भजनलाल जाटव और संजना जाटव का नाम भेजा गया है। झालावाड़ सीट की बात करें तो यहां से प्रमोद जैन भाया, राम नारायण मीणा दम भर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस हर सीट पर पिछले 1 महीने से प्रत्याशी के लिए मेहनत कर रही है। पार्टी ने कई नामों पर मंथन करने के बाद इस पैनल को तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि कई लोगों को तो चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, मगर उनकी अभी तैयारी नहीं है, तो उनसे तैयार रहने के लिए भी कह दिया गया है। झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र ओला, आकांक्षा ओला और दिनेश सुंडा का नाम भेजा है। अलवर से ललित यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव, भंवर जितेंद्र सिंह दावेदारी कर रहे हैं। बाड़मेर से हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम प्रभा चौधरी का नाम शामिल किया गया है। भीलवाड़ा की बात करें तो धीरज गुर्जर, रामलाल जाट, राजेंद्र त्रिवेदी में किसी का नाम फाइनल हो सकता है। वहीं बीकानेर से शिमला नायक गोविंद राम मेघवाल दावेदारी कर रहे हैं। चूंकि प्रदेश में अभी भी बीजेपी और कांग्रेस की किसी भी दल के साथ गठबंधन की स्थिति नहीं है, ऐसे में अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही मैदान में उतारने की तैयारी भी की जा रही है। श्रीगंगानगर सीट से भी शिमला नायक के साथ कुलदीप इंदौरा, भरत मेघवाल का नाम भेजा गया है, तो करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए अनीता जाटव, ममता भूपेश, लखीराम बैरवा दावेदारी कर रहे। नागौर से राघवेंद्र मिर्धा, मनीष मिर्धा, चेतन रूडी का नाम शामिल किया गया है, तो वहीं पाली से दिव्या मदेरना, संगीता बेनीवाल का नाम भेजा गया है। सीकर की बात करें तो महादेव सिंह खंडेला, सीताराम लांबा और कैप्टन अरविंद चौधरी का नाम शामिल किया गया है। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी समझौता कर सकती है। खबर है कि भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस की बात चल रही है और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अर्जुन बामनिया कांग्रेस के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना तो राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत प्रबल दावेदार बताए जा रहे। वहीं सबसे चर्चित रहने वाली टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर सचिन पायलट और हरीश मीणा का नाम भेजा गया है। 27-28 फरवरी को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और बैठक के बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। कोऑर्डिनेटर और प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने एआईसीसी को जो रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद जल्द ही लिस्ट जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। वारदात के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी को रुकवाया और धक्का देकर पैसों से भरे बैग को लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने चंद ही सेकंड्स में पूरी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई, धक्का दिया, गाड़ी की चाबी छीन ली, डिग्गी खोलकर उसमें रखे हुए बैग लेकर वो फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की अब तलाश कर रही है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, स्कूटी से सवार होकर ये जा रहे थे और अचानक बदमाश पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे। स्कूटी को रुकवाते हैं, उनको धक्का देते हैं, फिर नीचे उतरने के बाद गाड़ी की चाबी निकालकर डिग्गी खोलकर उसमें पैसों से भरे हुए बैग को लेकर फरार हो जाते हैं।